चलिए अगली प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। अगली प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। और लास्ट आती है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जब बार्टर सिस्टम चलता है तो ये समस्याएं आती थी, ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी। तो हमें पहले क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम, उसकी लिमिटेशंस क्या है, और मनी की इंट्रोडक्शन से, मनी के आने से, करेंसी के आने से ये चारों लिमिटेशंस, ये चारों प्रॉब्लम्स कैसे दूर हुई। बराबर है। तो इस पर हम कल बात कर चुके थे बेटा, पहला क्वेश्चन कल हम कर चुके थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इसके क्वेश्चन 2 जो है चैप्टर का, उस पर आ रहे हैं। ध्यान से समझिए इसको, बहुत डिटेल में वेदिकल समझ लिया था बच्चे। इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा, फिर भी लेक्चर देखकर आपको समझ में आ जाएगा पूरा। कल जो लेक्चर बनाया था वो उससे पूरा समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का है वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, उसकी चिंता न करें, ठीक है। आपको बस ये सेकंड चैप्टर जो शुरू किया है इसका कल का लेक्चर देख लेना। आगे हम बढ़ रहे, गौर करिए। क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन है डिफाइन मनी। मनी क्या है उसको समझाइए, मतलब उसका डेफिनेशन दीजिए। व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी की प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस, मतलब मनी के कार्य, पैसा क्या काम करते हैं उसके फंक्शंस बताने हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर पर जाने के पहले हम अपने हिसाब से समझते हैं कि व्हाट इज मनी, ठीक है। ध्यान से सुनिए। मतलब अभी जो मनी है, अभी जो पैसा है वो किस फॉर्म में है। अभी जो बाजार में करेंसी है अपने देश में वो 2 फॉर्म में, पेपर करेंसी, मतलब एक तो पेपर नोट जो आते हैं अपने नोट, और एक अपने कॉइन्स। तो एक डिजिटल वाला मामला छोड़ दो, वो तो है ही का, वो तो फिर प्लास्टिक मनी और वो सब मामला है। जो करेंसी वास्तव में चलती है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तो नोट है, कागज वाले नोट, और एक दूसरे जो है अपना ये कॉइन्स, ठीक है। इसके पहले आपने सुना होगा कि जब करेंसी चालू हुई थी ना, हजारों साल पहले करेंसी आ गई है, ऐसा नहीं कि अभी आई, हजारों साल पहले आ गई थी राजा महाराजाओं के ज़माने में। तो आपने सुना होगा सोने के और चांदी के सिक्के चला करते थे, है ना। सोने और चांदी के सिक्के के बाद आपने देखा होगा कि फिर उसके बाद कॉपर के कॉइन्स आ गए थे, तांबे के सिक्के आ गए थे बाद में। सुना होगा ना, देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है। कॉपर कॉइन्स आने के बाद, ध्यान सुना बेटा, कॉपर कॉइन्स आने के बाद फिर आपने सुना होगा चमड़े के भी सिक्के आए थे, लेदर के भी कॉइन्स थे, वो भी थे, बता रहा हूँ मैं आपको, लेदर कॉइन्स भी थे, ठीक है। और लेदर कॉइन्स के बाद अगर अपन बात करें तो फिर एल्यूमिनियम कॉइन्स भी देखे अपन ने। 10 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के अगर आपने देखे हो एल्यूमिनियम के, वो अपने सामने की बात दिखा दूंगा मैं कभी भी, है ना। और अभी जो चल रहा है वो पेपर मनी है, एक तो कागज़ के नोट है, और दूसरा अपने कॉइन्स हैं जो कि या तो कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के इसके बने हुए, ठीक। ये सब जो करेंसी है इसी को हम मनी कहते हैं, है ना। ये जो सब करेंसी शुरू से अभी तक चली आ रही है इसी को मनी कहते हैं। पर बेटा मनी की जो डेफिनेशन है ना, मनी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से नहीं दे सकते कि साहब इसी तरह की जो चीज़ें होती है वो मनी है। मनी की डेफिनेशन उसके फंक्शंस पर बेस्ड है। ध्यान सुनना बेटा, मनी की डेफिनेशन उसके फंक्शंस पर बेस्ड है। मतलब क्या, मनी के कारण या मनी की वजह से, या मनी जो कार्य करती है, पैसा जो काम करता है, उस कार्य के आधार पर उसकी डेफिनेशन दी गई। मनी की जो डेफिनेशन है वो उसके कार्य के आधार पर दी गई है,
पहले मैं समझा रहा हूँ फिर पढ़ूंगा, ठीक है, ध्यान सुनिए। कोई भी चीज मनी कहला सकती है, कोई भी चीज मनी कहला सकती है, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज को हम मनी कह सकते हैं यदि वह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल हो। ध्यान सुनिए, यदि वह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसके अलावा मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में एक्सेप्टेबल, मतलब किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए वो चीज एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तीसरी चीज स्टोर ऑफ वैल्यू किया जा सकता है उसके फॉर्म में, मतलब अगर हमें वैल्यू को स्टोर करना है, अगर हमें कोई चीज को बचा के रखना है, स्टोर करके रखना है, तो हम उस वैल्यू को किसी चीज के फॉर्म में अगर स्टोर कर सकते हैं, बराबर। क्या कह रहा हूं मैं, मनी कोई भी चीज हो सकती है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल, अभी समझेंगे इस बात को पूरी डिटेल में। मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में एक्सेप्टेबल हो, वैल्यू स्टोर करने के लिए उसका यूज किया जा सकता हो, या उसके फॉर्म में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, उसके फॉर्म में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, बराबर है। या नहीं बोलूंगा, और मतलब ये चारों चीज, कोई भी चीज ये चारों फंक्शंस अगर करती है तो वो चीज को मनी कहते हैं। तो चौथा फंक्शन क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अर्थात यदि हमें कोई पेमेंट इन फ्यूचर करनी है, यदि हमें पेमेंट इन फ्यूचर करनी है, तो फ्यूचर में पेमेंट करने के रूप में कोई व्यक्ति उसको स्वीकार करता है, फ्यूचर में पेमेंट करने के रूप में कोई व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। बेटा ये चारों चीज समझाऊंगा अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनी का मतलब क्या, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड के रूप में वो एक एक्सेप्टेबल हो, या डिफर्ड पेमेंट करने में कोई भी व्यक्ति उसको लेने के लिए तैयार। ध्यान से सुने, अब मैं इस चारों पॉइंट को समझा रहा हूँ, इन चारों पॉइंट को समझने से मनी क्या है वो समझ में आ जाएगी। अब ध्यान देना, मनी कुछ किसी भी चीज को आप मनी कह सकते हो, कोई भी चीज को आप मनी कह सकते हो। मतलब ये कि इस पेन को भी मनी कहा जा सकता है, इस तरह के चश्मे को भी मनी कहा जा सकता है, बराबर है। इस तरह के इंक की बोतल को भी मनी कहा जा सकता है, समझ में आया। जो कागज का नोट है उसको भी मनी कहा जा सकता है, जो कॉइन्स है उसको भी मनी कहा जा सकता है, या जो पहले गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर और लेदर के कॉइन्स चलते थे उनको भी मनी कहा जा सकता है, या उनको भी हम मनी कह सकते हैं, या उनको भी मनी कहते आ रहे हैं। जैसे आज के पेपर नोट और कॉइन्स और पुराने जो कॉइन्स चलते थे, इन सबको हम मनी कहते हैं। या हम इस पेन को या इस बॉटल को या उस चश्मे को भी मनी कह सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि हम कोई भी चीज़ को मनी कह सकते हैं, या यूं कहें कि हम कोई भी चीज़ को मनी कहेंगे यदि उस चीज़ के द्वारा ये चारों कार्य किए जा सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि भाई ये चारों कार्य क्या, ध्यान से सुनो। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वो एक्सेप्टेबल। देखो, आप मुझे बताओ आज की तारीख में आप मनी किसको कह रहे हो? अभी आपको समझा दूंगा ये चारों पॉइंट, आज की तारीख के हिसाब से समझो कि समझ में आ जाएगा। आज आप मनी किसको कहते हो बताओ? 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट और जो कॉइन्स हैं, क्या इनको आप मनी कहते हो आज की तारीख में? जल्दी बोलो, हाँ कहते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इन सारी चीज़ों जिनको क्या आप मनी कहते हो, इनको आप मनी क्यों कहते हो? क्योंकि ये सारे करेंसी नोट्स और कॉइन्स इन चारों फंक्शंस को फुलफिल करते हैं, इन चारों फंक्शंस को फुलफिल करते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ कि कैसे फुलफिल करते हैं, ध्यान सुनो। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अभी की तारीख में जो करेंसी नोट्स चल रहे हैं और जो कॉइन्स चल रहे हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है? जल्दी बताओ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है? अब प्रश्न उठता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल होना मतलब क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल है, आपने कह दिया हाँ सर है, मतलब समझा सकते हो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल होना मतलब क्या? देखो, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल। आप मुझे बताओ, ध्यान सुनना, आपको 2 किलो आम चाहिए, 2 किलो हापूस आम चाहिए, मान लो 500 रुपये का, 2 किलो हापूस आम आपको चाहिए, उनकी कीमत आज की तारीख के हिसाब से मान लो 500 रुपये। अब आपको 2 किलो आम चाहिए, वो जो 500 का नोट आपकी जेब में पड़ा है, क्या वो उसको एक्सचेंज के बदले, मतलब उसको देकर आपको 2 किलो आम मिलता है? वो जो 500 का नोट जेब में पड़ा हुआ है, उसको दे करके आपको 2 किलो आम मिलता है? हाँ मिलता है। मतलब क्या हो गया कि वो जो 500 का नोट है, वो जो 200 का नोट है, वो जो 2000 का नोट है, या जो 100 का नोट है, या जो कॉइन्स हैं, उसको देकर बदले में वैल्यू मिल रही है, उनको देकर बदले में उतने रुपए की हमें कोई दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब क्या हो गया कि वो जो पेपर करेंसी है या जो कॉइन्स हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करने के बदले में वो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है। बताइए, तो वो जो पेपर नोट और कॉइन्स हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करते हैं। उस कागज़ को देकर हमें 500 रुपये के आम मिल रहे हैं कि नहीं? वो जो भाई देखा जाए तो कागज़ है, उस पर तो क्या RBI के गवर्नर के सिग्नेचर है, क्या है, प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹500 में इस कागज़ के धारक को, मतलब जो व्यक्ति इस कागज़ को होल्ड करता है, मैं उसको 500 रुपये की वैल्यू अदा करने का वचन देता हूँ। ऐसा RBI के गवर्नर के साइन है। तो उस साइन के बेस पर वो कागज़ देकर आपको 2 किलो आम मिल गए, उस साइन के बेस पर वो कागज़ देकर आपको 500 रुपये 2 किलो आम मिल गए। वास्तव में देखा जाए तो आपने क्या दिया? कागज़, और सामने वाले ने आपको क्या दिया? 2 किलो आम। तो 2 किलो आम तो आपको भरपूर मजा देंगे, आपकी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? और अगर वो कागज़ रात को मोदी जी आ जाए कि नहीं चलेगा आज से, तो वो कागज़ हो गया उसके लिए, तो बोलो कागज़ हो गया। पर क्या अभी वो कागज़ है? नहीं, अभी उसकी बजाय हमें दूसरी चीज़ मिल रही है। मतलब वो जो कागज़ है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। ठीक, पहली शर्त वो कागज़ पूरी कर रहा है। बेटा हम उस कागज़ को पैसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहली शर्त पूरी कर रहा है, हम चारों शर्तें पूरी करा देंगे। चलिए बताओ, वो कागज़ किसी भी चीज़ की वैल्यू का मेज़रमेंट करने के काम आ रहा है? वो कागज़ किसी भी चीज़ का वैल्यू का मेज़रमेंट करने में काम आ रहा है? समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 किलो आम की कीमत 500 रुपये। 2 किलो आम की कीमत कितनी? 500 रुपये। तो वो जो कागज़ है वो 2 किलो आम की वैल्यू के मेज़रमेंट में काम आ रहा है। 2 किलो आम की कितनी वैल्यू उसके मेज़रमेंट में काम आ रहा है? तो भैया ऐसा एक 500 छपा हुआ एक कागज़ दे दोगे तो आपको 2 किलो आम मिल जाएंगे। तो 2 किलो आम की वैल्यू के मेज़रमेंट में वो कागज़ काम आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ये 100 के 5 नोट दोगे तो आपको 2 किलो आम मिल जाएंगे। 100 के 5 नोट दोगे तो आपको 2 किलो आम मिल जाएंगे। मतलब वो जो 100 का नोट है वो 100 का नोट जो है वो 2 किलो आम की वैल्यू के मेजरमेंट में काम आ रहा है। बोलो आप बेटा, आपकी जवाब दो। 50-50 के 10 नोट बराबर 2 किलो आम। 50-50 के 10 नोट बराबर 2 किलो आम। तो बताओ वो 50 का नोट 2 किलो आम की वैल्यू के मेजरमेंट में काम आ रहा है। 10-10 के 50 नोट, 10-10 के 50 नोट बराबर 2 किलो आम। तो 2 किलो आम के वैल्यू मेजरमेंट के लिए 10 का नोट काम आ रहा है। तो
तो मतलब क्या हो गया कि जितनी भी पेपर करेंसी है ये किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने में काम आती है। तो मतलब ये जो पेपर करेंसी है दूसरी शर्त भी पूरी कर रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रही है, किसी चीज़ की वैल्यू के मेजरमेंट में काम आ रही है। बोलो 2 शर्त पूरी हो गई। जल्दी बेटा फटाफट हम इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ेंगे बात करते करते, है ना। यस नो मैं जवाब मांगता हूँ, आप प्लीज़ दिया करो, ठीक है। तीसरी शर्त स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपका एक बड़ा फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस पर आपने आम के पेड़ लगा रखे, उस फार्म हाउस पर आपने आम के पेड़ लगा रखे, ठीक है। सीजन में 500 किलो आम, सीजन में 500 किलो आम आपके पेड़ों से निकले, ठीक है। ध्यान सुनना बेटा, 500 किलो आम, 500 किलो आम आप बाजार में बेच रहे हो, 500 किलो आम बाजार में बेचते हो। 500 किलो आम आपने बाजार में 50,000 रुपये में बेचे, मान लो 500 किलो आम आपने बाजार में 50,000 रुपये में बेचे, ठीक है। उस 50,000 रुपये से, ध्यान सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस 50,000 रुपये से आज आप वो चीज़ें ले आए जिनकी आपको आज रिक्वायरमेंट थी, और उसमें 40,000 खर्च कर दिए, उसमें से 40,000 रुपये खर्च कर दिए। जल्दी से बताओ कितने रुपए बचे? 50,000 में से 40,000 खर्च कर दिए, तो कितने बचे बेटा? 1 जीरो ज़्यादा लग गया रहा, 10,000 रुपये बचे, है ना। अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। 500 किलो आम 50,000 में बेचे तो 400 किलो आम 40,000 में बिकते। जल्दी बोलो यस और नो। 400 किलो आम 40,000 में बिकते, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ उस बात को बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, तो आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो आप 400 किलो आम बेचकर 40,000 रुपये ले आते, 40,000 रुपये से आज जो चीज़ों की जरूरत है वो आप खरीद लेते, बराबर है। और बाकी 100 किलो आम अपने पास बचा के रख सकते थे कि नहीं? रख सकते थे, पर आपने आम क्यों नहीं बचाए? जल्दी बोलो, आम क्यों नहीं बचाए 100 किलो? आपने पूरे 500 किलो आम बेचकर 10,000 रुपये बचा रहे हो, 10,000 रुपये भविष्य के लिए बचा के रख रहे हो। आम क्यों नहीं बचा के रख रहे हो? नहीं, मनी मिल रहा था वो तो ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मनी, आप 100 किलो आम भी तो बचा सकते थे, मिल रहा था तो आपने मनी ले ली, पर अगर चाहते तो 100 किलो आम भी बचा सकते थे, पर आप 100 किलो आम क्यों नहीं बचा रहे हो? पहला, आम खराब हो जाएगा, पेरिशेबल। दूसरा, उसको संभालने में टाइम, एफर्ट और स्पेस लगेगी, जगह लगेगी। 100 किलो आम रखने के लिए जगह चाहिए, रोज जाकर संभाल करो, टाइम चाहिए, है ना, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करा कि वो 100 किलो आम भी बेच दिए, 100 किलो आम बेचकर 10,000 रुपये आए, और आपने बचाया क्या? आम नहीं बचा, आपने 10,000 रुपये अपनी तिजोरी में बचा के रख दिए। तो बताओ, मनी, क्या कह रहा हूँ मैं, मनी वैल्यू स्टोर करने के काम आ रही है कि नहीं? 100 किलो आम बचाने की जगह आपने 10,000 रुपये बचा दिए, तो वैल्यू स्टोरेज में काम आ रही है कि नहीं? मनी आ रही है। तो बताओ, ये जो 100 के, 500 के, 2,000 के, 10 के, 20 के, 50 के नोट है, ये पहली शर्त पूरी कर रहे हैं? जल्दी बोलो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्रुप में काम कर रहे हैं? हाँ। किसी चीज़ की वैल्यू के मेजरमेंट में काम कर रहे हैं? हाँ। तीसरा, ये वैल्यू भविष्य के लिए वैल्यू का स्टोरेज करना है, उसमें काम आ रहे हैं? हाँ, ठीक। मैंने ये तीनों शर्त पूरी कर। चौथी शर्त, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक। मतलब क्या? मैंने, ध्यान सुनना, मैंने किसी से ऐसे 100 पेन खरीदे, 100 पेन की कीमत 1,000 रुपये, ठीक है। मेरे पास अभी 1,000 रुपये नहीं, ठीक है। तो क्या मैं उस व्यक्ति को ये कह सकता हूँ कि 1 महीने बाद मैं आपको 1,000 रुपये दे दूँगा? इन 100 पेन की कीमत 1,000 रुपये, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि 1 महीने बाद मैं आपको 1,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 1 महीने बाद उस व्यक्ति के द्वारा उस 1,000 रुपये से मान लो ऐसी 500 बॉटल खरीदी जाएगी, पर मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको 500 बॉटल दे दूँगा। मैंने क्या बोला? मैं आपको 1,000 रुपये दे दूँगा, आप जाकर 1,000 रुपये से जो खरीदना खरीद लेना, आपको 500 बॉटल की जरूरत है तो आप खरीद लेना, पर मैं तो आपको 1,000 रुपये दूँगा। मैंने ये नहीं बोला कि 500 बॉटल दूंगा, भले मेरा बॉटल बनाने का कारखाना हो, पर मैंने भी ये नहीं बोला कि 500 बॉटल दूंगा। क्यों? इसलिए कि अगर मैं ये बोलता कि 500 बॉटल दूंगा, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इन फ्यूचर इस बॉटल में जो इंक भरी जाती,
इंक भरी जाती उसकी क्वालिटी को लेकर हमारे बीच क्या आ सकता था, डिस्प्यूट आ सकता था। बाकी जब मैंने बोला कि 1000 रुपये दे दूंगा तो उसने बोला कि भाई इसी 500 बॉटल 1000 रुपये की आती है, आप मुझे तो 1000 रुपये दे देना, मुझे जहाँ से भी इसी बॉटल मिलेगी अच्छी क्वालिटी की मैं ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या हो गया कि डेफर्ड पेमेंट करने के लिए वो करेंसी काम आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो आप मुझे बताओ, अब सब बच्चे बताओ बेटा, इशिता ही बार बार ये से बोल रही है, बाकी सब बच्चे क्या पता क्या करें, आई डोंट नो, 17 बच्चे हैं, बाकी क्या पता क्या करें। प्लीज़ जवाब दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए तो अब मुझे बताओ ईमानदारी से कि जो 10 का मतलब 1 का 2 का 5 का 10 का 20 का 50 का 100 का 200 का 500 का 2000 के नोट और जो कॉइन्स चल रहे हैं, ये सारे कॉइन्स और नोट्स क्या ये चारों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको मनी कहते हैं, इसीलिए इन करेंसी नोट्स को, इन कॉइन्स को हम मनी कहते हैं। तो मनी की डेफिनेशन उसके फंक्शंस के आधार पर लिखनी है बेटा, मनी की डेफिनेशन उसके फंक्शंस के आधार पर लिखनी है। मतलब क्या लिखना है, मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकती है यदि वह चीज, मनी कोई भी चीज को आप मनी कह सकते हो यदि वह चीज इन चारों फंक्शंस को फुलफिल करती है, यदि वह चीज इन चारों फंक्शंस को फुलफिल करती है, अर्थात मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, और डिफर्ड पेमेंट करने के मीन्स के रूप में अगर वो चीज यूज आ रही है तो उस चीज को आप मनी कह सकते हो। यही मनी की डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? हेलो, मनी की डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? चलिए अब ध्यान से सुनो। आगे इसमें पूछा है मनी के प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस को समझो। मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन बताइए। आप मुझे बताओ, मैंने अभी तक आपको मनी के फंक्शंस बताए कि नहीं बताए? जल्दी बोलो। अगर आपको बातें समझ में आती है तो आप मुझे बताओ कि मैंने आपको मनी के फंक्शंस बताए कि नहीं बताए अभी तक? बेटा जवाब दिया करो। कोपल, तूबा, इशिता, अंश, स्वास्तिक, हितांशु, तूबा का वापस जवाब आ गया, रात, कोपल, ओके। मनी के फंक्शंस बताए, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहे। आपको दिख रहे क्या बोर्ड पर कहीं मनी के फंक्शंस? क्या वो चार है क्या, वो जो ऊपर दिख रहे हैं, वो जो 4 दिख रहे हैं ऊपर, वही है क्या मनी के फंक्शंस? बस कुछ भी नहीं है। ऊपर के 2 प्राइमरी है, नीचे के 2 सेकेंडरी। ऊपर के 2 फंक्शंस प्राइमरी हैं, नीचे के 2 फंक्शन सेकेंडरी। तो मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है? क्लियर है? 2 फंक्शंस जो ऊपर वाले लिखिए, क्या ये प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शंस हैं स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये 2 प्राइमरी फंक्शंस और ये 2 सेकेंडरी फंक्शंस हैं। मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आपसे पूछे जाएं तो प्राइमरी फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम आता है मनी, और दूसरा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए मनी एक कॉमन स्केल देता है। ये 2 प्राइमरी फंक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन 2 क्या हैं कि मनी को हम स्टोर करने के काम में ले सकते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के काम में ले सकते हैं, और चौथा फंक्शन मनी का डेफर्ड पेमेंट अगर हमें करना हो तो मनी के रूप में हम डेफर्ड पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ये मनी के 2 सेकेंडरी फंक्शन है। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन क्या हो समझ में आ गए क्या? ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन 2 को अपने नोट्स से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को अपने नोट्स से पढ़ दे रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से समझिए।
देखो क्या कहता है, क्वेश्चन है डिफाइन मनी, व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, एक्सप्लेन। पहला मनी की डेफिनेशन, मनी कैन बी एनीथिंग। क्या कह रहा है, मनी कैन बी एनीथिंग। फर्स्ट क्या था सर, बेटा फर्स्ट क्या था सर, मतलब क्या, श्रेयांश अनम्यूट होके पूछो, श्रेयांश अनम्यूट होके पूछो बेटा। सर मनी के फंक्शंस में पहला फंक्शन, हेलो श्रेयांश, हाँ मनी के फंक्शंस में पहला फंक्शन बताऊं क्या, मनी के फंक्शन में पहला फंक्शन जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए तो हम, अगर हम कोई भी चीज़ हमें चाहिए उसके बदले में पेपर नोट देते हैं तो कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है। मतलब वो जो पेपर का नोट है, वो जो 500 का नोट है, वो किसी भी चीज़ के एक्सचेंज के मीडियम के रूप में काम आ रहा है, इसलिए हम उस पेपर के नोट को करेंसी कह रहे हैं। श्रेयांश इज इट क्लियर बेटा? यस नो में जवाब दो बच्चे। देखो पहले मेरी बात सुनो, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे जो लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है कि शायद आपका क्वेश्चन कुछ और है, आप कुछ और पूछना चाहते हो बच्चे, बाकी आप शायद या तो अभी पूछ नहीं पा रहे हो या मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप पर्सनली क्लास के बाद आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। सभी बच्चों के लिए ये सुविधा है बेटा, ये ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है कि अगर आपको मान लिया जाए कि क्लास में सबके सामने पूछने में कोई बात या डबल से क्या पूछूं समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से पूछा जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप अलग से पूछ सकते हो, या सैटरडे को डाउट सेशन तो है, ठीक है। चलिए नहीं सर, वो मैंने वो हाँ बोल बच्चे, हेलो। मैं और मैंने नहीं कर सकते, वो सुनने में थोड़ा सवाल क्या था, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या कह रहे हैं, मनी की डेफिनेशन, मनी कैन बी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमा मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब कोई भी चीज को आप मनी कह सकते हो यदि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल हो, यदि वह वैल्यू मेजरमेंट में काम आती हो, यदि वह वैल्यू को स्टोरेज करने में काम आती हो, और यदि वह डिफर्ड पेमेंट के मीन्स के रूप में काम आती हो। तो कोई भी चीज़ जो इन चारों फंक्शंस को फुलफिल करती है उसको आप मनी कह सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेशन पहली। अब इसके प्राइमरी फंक्शन, पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो क्या कहता है, इट मीन्स, ध्यान देना मीडियम ऑफ एक्सचेंज को समझा रहे हैं, इट मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के सभी ट्रांजेक्शन में मनी पेमेंट के रूप में काम आती हो। मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर आपको लेनी है तो उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आप अगर मनी का पेमेंट करते हो और वो गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस फंक्शन अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। ध्यान से सुनना बेटा, कल भी ये बात समझेगी। मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास पेन है, अब मनी नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गेहूं जिसके पास एक्स्ट्रा हो और जिसको पेन की जरूरत ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, उससे गेहूं लेकर और पेन देना पड़ेगा। तो मैंने पेन दिया मतलब मैंने पेन बेचा, और गेहूं लिया मतलब गेहूं खरीदा। तो मतलब मेरे को पेन का बेचना और गेहूं का खरीदना, ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ करने पड़े कि नहीं, बोलो यस और नो। गेहूं का खरीदना और पेन का बेचना, ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ करने पड़े कि नहीं, मनी नहीं थी तो बोलो जल्दी यस नो। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या बेटा?
तो मेरे को गेहूं का खरीदना और पेन का बेचना, मतलब खरीदने बेचने का ट्रांजेक्शन एक साथ करना पड़ा, ठीक है, मनी नहीं थी तो। पर अगर मनी है, ध्यान देना, मनी है तो मैंने क्या करा कि पेन अभी बेचकर और पैसे में कन्वर्ट कर लिया, मनी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब वो मनी लेकर मैं किसी भी गेहूं वाले को ढूंढूंगा जो गेहूं रखता हो, बराबर है, क्योंकि अब क्या है, मनी के बदले में तो कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। अब पेन का लफड़ा तो खत्म हो गया, तो पेन की जिसको जरूरत थी उसको मैंने पेन बेच दिया और मनी ले ली। अब जिसके पास गेहूं सरप्लस में है उसको मनी दे दूंगा और गेहूं ले लूंगा। मतलब बेचने का ट्रांजेक्शन मैंने पहले कर लिया और खरीदने का ट्रांजेक्शन मैं बाद में करूंगा। तो मनी के कारण परचेस और सेल का ट्रांजेक्शन अलग अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, अपन बताओ। मनी के कारण परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन अलग अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, तो यही वो कहता है कि मनी जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करती है, अर्थात किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट में हम मनी देते लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम परचेस का ट्रांजेक्शन अलग कर लेते हैं और सेल का ट्रांजेक्शन अलग कर सकते हैं। ये बात बोली है। दिस फंक्शन क्या बोला, देखो, दिस फंक्शन अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली, अलग अलग हम कर पाते हैं, टू ईच अदर, एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स, और ये क्या, इससे और क्या सुविधा हो जाती है, ऑल्सो फैसिलिटेट्स ट्रेड, मतलब इससे व्यापार करने में सुविधा हो जाती है, एंड हेल्प्स इन कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमी, और इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन करना आसान हो जाता है। तो मनी नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता, जिसके पास गेहूं है और पेन की जरूरत, ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता, बराबर है। अब ऐसा व्यक्ति जाने कब मिलता तो इतने समय तक ट्रेड रुका है, इकोनॉमी रुकी हुई है, फिर वो व्यक्ति मिलता, फिर हम उसको पेन देते, फिर उससे गेहूं लेते, तब जाकर इकोनॉमी में ट्रेड होता। पर मनी के आने से इकोनॉमी में ट्रेड फैसिलिटेट हो गया, क्योंकि हम परचेस अलग कर रहे हैं और सेल अलग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा, प्राइमरी फंक्शन का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू। ध्यान सुनो, अगला प्राइमरी फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। क्या कहते हैं? मनी एज ए measure of value means that money works as a common denomination in which value of all goods and services are expressed. ध्यान दो, मनी जो है हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का कितनी वैल्यू है उसका मेजरमेंट करने के लिए इंडिविजुअली यूज हो जाती है। जैसे, ध्यान सुनना बच्चे, बाजार में 1 घंटे काम करने के भी 50 रुपये मजदूरी। अगर 1 घंटे का ही काम करोगे तो 50 रुपये आपको मिलेगा। 1 घंटे अगर आप पसीना बहाओगे किसी के लिए तो आपको 50 रुपये मिलेगा। 1 घंटा आप किसी के लिए परिश्रम करोगे तो आपको 50 रुपये मिलेगा। मतलब परिश्रम का हमने परिश्रम को हम मनी में मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। और 2 किलो गेहूं की कीमत भी 50 रुपये। 2 किलो गेहूं भी बाजार में 50 रुपये। मतलब क्या कि हम परिश्रम को भी मनी में मेजर कर रहे हैं और गुड्स को भी मनी में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि सर्विसेज का भी मेजरमेंट मनी और गुड्स का भी मेजरमेंट मनी है। गुड्स का भी मेजरमेंट मनी, मतलब मनी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए कॉमन मेजर के रूप में काम आए, बराबर। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब एक्सचेंज होता है ना बेटा, जब आपस में लेन देन होता है ना, तो किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता, किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सीधी सी बात है, कोई मिस्टर एक्स है जिसके पास गेहूं है और मिस्टर वाई जो है वो किसी प्रकार के कार्य में पारंगत है, स्किल रखता है, ठीक है। अब ये जो काम कर सकता है वो काम एक्स को करवाना है और भाई को गेहूं की जरूरत है, ठीक है। तो भाई इसके पास गया और बोला कि भाई देखो, मैं 1 घंटे का ही काम करता हूँ तो वहां से मुझे 50 रुपये मिलते हैं और मुझे अब गेहूं की जरूरत है, तो 2 किलो गेहूं कितने का है भाई? बाजार में 50 रुपये का है। वाई और एक्स को पता है बाजार में 2 किलो गेहूं 150 रुपये का। तो क्या होगा? वाई यहाँ पर 1 घंटा काम करेगा, बदले में 2 किलो गेहूं ले लेगा। तो आप मुझे बताओ
एक्स और वाई में से किसी को भी नुकसान हुआ क्या? 1 घंटे का भी मनी में मेजरमेंट 50 रुपये था, 2 किलो गेहूं का भी मनी में मेजरमेंट 50 रुपये था। वाई ने एक्स के यहाँ 1 घंटे काम किया और वहाँ से 2 किलो गेहूं लिया, तो एक्स और वाई में से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। तो मनी के कॉमन मेजर होने की वजह से जब किन्हीं दो लोगों के बीच कोई एक्सचेंज होता है तो उस एक्सचेंज में दोनों में से किसी भी पार्टी को सफ़र नहीं करना पड़ता। तो हमने यही पढ़ा था कि कॉमन मेजर होने की वजह से बार्टर सिस्टम में कोई ना कोई एक पार्टी को नुकसान होता था। बाकी मनी के आने पर जब कॉमन मेजरमेंट हो गया सब चीज़ का तो किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कहता है? इट बिकम्स ईजी टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशो। 1 आवर बराबर 2 kg ये रेशो हो गया। तो एक्सचेंज रेशो क्या रहेगा? ये मनी के कॉमन मेजर से आसान हो गया पता लगाना। दिस फंक्शन फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट। इससे बिजनेस अकाउंट हम बना पाए, इसकी वजह से हम बिजनेस अकाउंट बना पाए। आप सोचो अगर मनी नहीं होती तो अकाउंटिंग कैसे होती? सोच के देखो, अगर मनी नहीं होती तो अकाउंटिंग कैसे होती? आप आज जो भी जर्नल एंट्रीज बनाते हो उसमें जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, तो आप बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश तो लिखते हो कि बिल्डिंग आ रही कैश जा रही है ना। पर बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग खरीदी, एक लिखते हो कि बिल्डिंग की वैल्यू लिखते हो? एक लिखते हो कि बिल्डिंग की वैल्यू लिखते हो? एक बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग के सामने 1 लिखते हो कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लिखते हो? हेलो, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लिखते हो। और अगर मनी नहीं होती तो क्या बिल्डिंग की वैल्यू पता होती? मनी नहीं होती तो क्या बिल्डिंग की वैल्यू पता होती? नहीं पता होती। तो फिर बिल्डिंग के सामने क्या लिखते? एक। बिल्डिंग के सामने एक लिखते है ना। और बिल्डिंग के बदले में मान लो ऐसे 10,000 पेन दिए होते, तो ये पेन जा रहे और बिल्डिंग आ रही, तो बिल्डिंग के सामने तो एक लिखा रहता, पेन के सामने 10,000 लिखा रहता, तो अकाउंटिंग कैसे होती? बैलेंस शीट बनाते तो उधर बिल्डिंग के सामने क्या लिखते हैं? एसेट्स में बिल्डिंग 1, मशीन 50, फर्नीचर 200 चेयर्स है जैसे, तो फर्नीचर के सामने 200 चेयर्स। कैसे होता? अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती थी। पर मनी के आने से हर एक चीज़ को हमने मनी में मेजर कर लिया, इस वजह से अकाउंटिंग इजी हो गई कि नहीं? और अकाउंटिंग इजी होने के साथ कर भी पा रहे हैं, पॉसिबल भी हो पाई। बात समझ में आ गई क्या बच्चे? है ना। तो मनी के कॉमन मेजरमेंट होने की वजह से अकाउंटिंग करना भी आसान हो गया, बिजनेस अकाउंटिंग करना भी आसान। ये यहाँ पर नेक्स्ट 2 फंक्शन मनी के हो गए। सेकेंडरी फंक्शन बता रहा हूँ। सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा इसमें ऊपर नीचे है। मैं पहले चलो फर्स्ट वाला बता, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है ना, पहले यही तो यही बता। क्या लिख रहा है? मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स मेड इन फ्यूचर। मतलब क्या? कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है, तो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए मैं मनी के रूप में पेमेंट कर पाता हूँ। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जिस व्यक्ति को मैं पेमेंट कर रहा हूँ फ्यूचर में मनी के रूप में, उसको किसी भी प्रकार का क्वालिटी वाइज किसी चीज़ के बारे में, हाँ बेटा इसकी PDF भेज दूंगा, सॉरी कल भी भूल गया, आज पक्का भेज दो बेटा। तो जब मैं किसी व्यक्ति को फ्यूचर में किया जाने वाला पेमेंट मनी के रूप में करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो मैं दे रहा हूँ उसकी क्वालिटी वगैरह से कोई लेना देने नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं उसको मनी का पेमेंट करूँ, मैं उसको 1000 रुपये दूंगा, तब 1000 रुपये तो 1000 रुपये हैं। उस 1000 रुपये से जो उसको चीज़ चाहिए, जिस क्वालिटी की चाहिए, वो बाजार से जाके ले लेगा। और अगर मैं 1000 रुपये न देता, कोई वस्तु देता, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की क्वालिटी से रिलेटेड दोनों के बीच में इश्यू बन सकते थे। इज इट क्लियर? तो मनी डेफर्ड पेमेंट के रूप में काम आ जाती है। इस वजह से पहली बात कि जब हम पेमेंट करते हैं फ्यूचर में मनी के रूप में, तो क्वालिटी वाला इशू नहीं आता। एक दूसरा, आप बताओ मनी की वजह से उधार लेन देन संभव हो पाया कि नहीं?
क्रेडिट ट्रांजेक्शन संभव हो पाए कि नहीं, उधार। फ्यूचर में पेमेंट करना मतलब उधार, बराबर। अब मुझे बताओ, उधार लेन देन हो जाने की वजह से, मनी की वजह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन चालू हो गई उधारी वाली, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने की वजह से बिजनेस और इकोनॉमी में बिजनेस बढ़ गया। बोलो, उधार ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस बढ़ गया कि नहीं? इकोनॉमी पहले से ज़्यादा ग्रो करेगी कि नहीं? क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जितने ज़्यादा होंगे इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी, बराबर है। तो मनी के डेफर्ड पेमेंट के रूप में काम में आ जाने से बिजनेस बढ़ गया, इकोनॉमी ग्रो हो गई, क्योंकि उसकी वजह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स चालू हो गए। ठीक है, यही बात इसमें बोली है। दिस फंक्शन ऑफ मनी सिंप्लीफाइड द बोरिंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, मतलब उधार लेना और देना आसान हो गया। इट हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उधार लेन देन चालू हो गया तो मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चालू हो गई कि नहीं? बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ये सब आ गई। ठीक है। हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, मनी के फ्यूचर में पेमेंट करने के फंक्शन की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, इकोनॉमी डेवलप हुई पहले से ज़्यादा। इसी क्लियर बेटा? जो पहले आपको समझाया था वही बात इसमें लिखी हुई है। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे। हेलो। और लास्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, अर्थात हमें वैल्यू स्टोरेज करनी है तो मनी के आने से वैल्यू का स्टोरेज बड़ा आसान हो गया। क्या लिख रहे हैं? मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, अर्थात मैं अपने परचेसिंग पावर को प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में ले जा पाया। किसकी वजह से? मनी के स्टोरेज वैल्यू के फंक्शन की वजह से। बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर मैं, ध्यान सुना बेटा, अगर मैं मनी नहीं होती तो मुझे 100 किलो आम ही बचाना पड़ता फ्यूचर के लिए। जल्दी बोलो, जो मैंने उदाहरण लिया था वो याद करो। अगर मनी नहीं होती तो मुझे 100 किलो आम बचाना पड़ता। तो मुझे पता कि 100 किलो आम क्या मैं आसानी से स्टोरेज करके रख सकता था? नहीं रख सकता, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ता? बता, मुझे क्या करना पड़ता? मुझे आज के आज ही वो आम बाजार में देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता, बराबर है। आज के आज ही वो बाजार में बेचना पड़ता, बराबर। पर मनी के आने से स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने क्या करा? आम देकर बदले में जो चीज़ चाहिए थी वो लेता आज, मतलब क्या करना पड़ता? मुझे भले ही उस चीज़ की आज ज़रूरत नहीं है, पर मुझे आज ही परचेस करनी पड़ती, क्योंकि आम मैं रख नहीं सकता था, है ना? बाकी मनी के होने की वजह से मुझे आज चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं आज खरीदूंगा नहीं। मैं आम देकर पैसा ले लूँगा, पैसा अपने पास रख लूँगा, और मुझे भविष्य में जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उस चीज़ को बाज़ार से परचेस करूँगा। मतलब मनी के आने की वजह से परचेसिंग का जो काम है वो मैं अभी ही करूँ ये ज़रूरी नहीं है। मैंने प्रेजेंट की परचेसिंग को फ्यूचर पे डाल दिया कि नहीं? जल्दी बोलो। मनी के आने की वजह से मुझे प्रेजेंट की परचेसिंग को मैंने फ्यूचर में डाल दिया, अदरवाइज तो मुझको आम देकर बदले में लेना ही पड़ता कुछ ना कुछ, क्योंकि आम तो मैं रख नहीं सकता था। मतलब मुझे आज ही परचेस करना पड़ता, जबकि मुझे आज ज़रूरत नहीं है। पर मनी के आने से मैंने क्या करा? आम देकर मनी ले ली, और जब भविष्य में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अब मनी के बदले में वो चीज़ भविष्य में खरीद ली, है ना? तो ये क्या कहता है? मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी की स्टोरेज वैल्यू के फंक्शन की वजह से हम अपने परचेसिंग पावर को प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में क्या कर पाए? ट्रांसफर कर पाए। मनी इज ए वे टू स्टोर वेल्थ। मनी एक तरीका है जिससे हम धन इकट्ठा करके रख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स टू मीट कॉन्टिजेंसीज, अनप्रेडिक्टेबल इमरजेंसीज एंड टू पे फ्यूचर टैक्स। मनी के स्टोरेज वैल्यू के फंक्शन की वजह से हर एक व्यक्ति कॉन्टिजेंसीज मतलब ऐसी स्थिति जो अचानक आ जाती है, जो आपको पता नहीं रहती। अनप्रेडिक्टेबल इमरजेंसीज मतलब ऐसी इमरजेंसी जिसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बताओ, ऐसी इमरजेंसीज के लिए, ऐसी कॉन्टिजेंसीज के लिए आप पैसा सेव कर पाए कि नहीं मनी के आने की वजह से? जैसे कि अभी चल रही है पेंडेमिक की जो स्थिति, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा, है ना? अब पहले से जो हमने कमाया था उस पैसे को हमने बचा लिया, तो उस बचाए हुए पैसे से अभी हम दुकान नहीं जा रहे हैं तो भी घर गृहस्थी चल रही है,
बोलो यस और नो, चल रही है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मनी के स्टोरेज वैल्यू के फंक्शन की वजह से कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल कॉन्टिजेंसीज, अनप्रैक्टिकल इमरजेंसीज के लिए सेविंग कर पाने में कैपेबल होता है। आगे क्या लिख रहा है, स्टोरिंग वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी इज मोस्ट इकोनॉमिक एंड कन्वीनियंट। मतलब मनी के रूप में बचत करना बहुत आसान भी है, बहुत कन्वीनियंट भी है, बराबर, क्योंकि अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन। पहली बात तो ये अलग अलग फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, 100 का नोट, 200 का नोट, 50 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, तो अलग अलग फ्रैक्शनल फॉर्म में ये अवेलेबल है। इसलिए हम जितने भी रुपए चाहें उतने रुपए सेव करके रख सकते हैं। अगर हमारे पास 5 रुपये है तो हम 5 रुपये भी बचत करके रख सकते हैं, है ना, क्योंकि 5 का भी नोट अवेलेबल है। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होने से बचत करना आसान हो गया। इजीली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, इस वजह से मनी के स्टोर करना आसान हो गया। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब हर एक व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको बचत करना आसान है। हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करता है, तो आज हमने मनी अगर बचा लिया, हमें पता है कि भविष्य में इसको देकर हम किसी से भी कुछ ले सकते हैं। और लास्ट है मोर सिक्योर, सबसे ज़्यादा सुरक्षित, रखना आसान, संभालना आसान, है ना। इस वजह से मनी के होने से वैल्यू स्टोरेज करना आसान। मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस क्लियर है बच्चों सबको। प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन कौन से हैं, स्टोरेज ऑफ वैल्यू और मीन्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 आज अपन ने पूरा पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने पढ़ लिया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। तो आज 4:40 हुए हैं, 2 मिनट का ब्रेक रखकर हम वापस से बीएस के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का आज लेक्चर यहीं तक। इसके आगे 2 क्वेश्चन चैप्टर 3 के अपन ने पढ़ लिए हैं। वेदी जो आज से नहीं आई है, ये जो के चैप्टर चल रहा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिंक हम भेज देंगे, उसमें से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है।